अदिति की माँ को किडनैप करने का प्लान एक्सपोज हुआ था, तब से कोमल घबराई हुई थी। वो बस कैसे भी करके अदिति से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी सिलसिले में वो अदिति की माँ गीता से मिलने आई हुई थी। जैसे ही कोमल घर पर आई, लीला ने उसे ग्रीट करके अंदर बुला लिया, लेकिन गीता कोमल को देखकर अनकंफर्टेबल हो गई। प्रणाम गीता जी, कैसी हैं आप? इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो सोचा आपसे मिल लूं। कोमल, तुमने मुझे किडनैप करके मेरे बेटे का घर उजाड़ने की कोशिश की। मन तो करता है तुम्हें इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं तुमसे उलझकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। गीता मन ही मन ये बात सोच ही रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो कोमल से क्या कहे। गीता जी, क्या हुआ? आप तो कोमल को देखकर ऐसे चुप हो गई जैसे बाघ को देखकर बकरी। कुछ नहीं समधन जी, कोमल को देखकर कुछ याद आ गया, बस वही सोच रही थी। ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं ना अदिति ने इसे बता दिया है मैंने ही इसकी किडनैपिंग करवाई थी। ये सोचते हुए कोमल घबरा गई। क्या याद आ गया गीता जी, हमें भी तो बताइए। कीर्तन में एक औरत से मिली थी जिसकी शक्ल कोमल से बहुत मिलती है, और वो औरत चिल्ला चिल्ला कर गा रही थी। उसे देखकर सबके सब घबरा गए, बस वही याद आ गया। गीता की बात सुनकर लीला मुस्कुराने लगी, तो वहीं कोमल के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। कोमल को लगा कि शायद गीता को अभी अदिति ने किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। गीता जी, मैं आपको अपने दोस्तों के घर कीर्तन में लेकर जाऊंगी। वहाँ पर एक से कमाल एक भजन सिंगर भी आती हैं। उन्हें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जरूर कोमल, आओ चलो बैठकर बात करते हैं। ये कहते हुए गीता कोमल को अपने साथ बैठने के लिए लेकर जा ही रही थी कि घर के दरवाजे से आवाज आई। कोई जरूरत नहीं है, आपको कोमल आंटी के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ। अदिति ऑफिस से घर वापस आ चुकी थी। उसे देखकर कोमल का शरीर डर से थर-थर कांपने लगा, और वहीं गीता इस बात से परेशान थी कि कहीं अदिति कोमल पर अपना गुस्सा ना निकाले और फिर लीला को भी कोमल के असली चेहरे के बारे में पता चल जाए। तो वहीं लीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर अदिति गीता से ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। क्यों? क्या हुआ अदिति? तू ऐसा क्यों कर रही है? वो मम्मी जी, अगर आप लोगों को कीर्तन ही सुनने हैं तो मैं घर पर ही आप लोगों के लिए कीर्तन करवा दूंगी। आपको जिस किसी भी सिंगर को बुलाना है उसे मैं घर पर ही बुला लूंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अदिति ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी किडनैपिंग के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी, इसलिए उसने लीला के सामने बात संभाल ली। तब तो ठीक है अदिति, मुझे लगा गीता जी को कोमल के साथ भेजने में तुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी। नहीं मम्मी जी, भला मुझे कोमल आंटी से क्या प्रॉब्लम होगी, है ना कोमल आंटी? कोमल अदिति का बदला बदला रूप देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब कुछ जानने के बाद भी उससे कुछ कह क्यों नहीं रही थी। उसकी खामोशी उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी अचानक कोमल के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज और किसी का नहीं बल्कि अदिति का था। मैसेज में लिखा था, आंटी आप अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। मेरी माँ, मम्मी जी और रेहान से दूर ही रहना, वही आपके लिए और आपकी बेटी के लिए अच्छा होगा। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाओ, वरना मैं अभी इसी वक्त सबको बता दूंगी कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया था। अदिति का मैसेज पढ़कर कोमल एक पल के लिए हिल गई। उसने अदिति की तरफ देखा और महसूस किया अदिति की आंखों में उसके लिए गुस्सा भरा हुआ था। क्या कोमल, अगर फोन ही चलाना था तो घर पर भी चला सकती थी, कुछ बातें भी कर लो। एक्चुअली लीला जी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ये कहते हुए कोमल तेजी से वहाँ से चली गई। लीला और गीता उसे हैरान होकर देखने लगी। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। आसमान में साफ चांदनी अपना सफेद रंग बिखेर रही थी। डिनर के बाद अदिति टेरेस पर गई हुई थी और ना जाने क्यों आज वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसने अपने दुश्मनों को आज चारों खाने चित किया हुआ था।
तभी अचानक पीछे से रेहान ने आकर उसके गले पर किस कर लिया। अदिति, जिस तरह तुमने आज उस यामिनी को जवाब दिया ना, मजा ही आ गया। आज तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम वाकई में रेहान सिंघानिया की वाइफ हो। खुद के लिए स्टैंड लेना तुमसे ही सीखा है। बस मुझे डर है वो यामिनी इन्वेस्टर मीटिंग में सभी इन्वेस्टर को मेरे खिलाफ ना कर दे। अदिति, मुझे पता है तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लोगी। ये कहते हुए रेहान ने फिर से अदिति के गले पर किस कर दिया, लेकिन इस बार किस लंबी थी। अदिति इस वक्त रेहान के बदन की खुशबू को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंख बंद कर ली और वो रेहान के आगोश में समाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। रेहान, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? अदिति, जब बातें छोड़कर माँ बनने के लिए तैयारी शुरू करोगी तो ही माँ बन पाओगी ना। रेहान प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही। ये सुनते ही रेहान ने अदिति को खींचकर अपनी तरफ मोड़ लिया और अदिति की आंखों में देखने लगा। अदिति, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर बच्चे की टेंशन दिमाग में लोगी तो स्ट्रेस की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। फिलहाल ये सब छोड़ो, अपने मिस्टर हस्बैंड पर ध्यान दो। ये कहते हुए रेहान ने अदिति को जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को चूम लिया और फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। अगले दिन अदिति और रेहान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने अपने कैबिन की तरफ जा रहे थे। सामने खड़ी यामिनी चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए दोनों को देख रही थी। यामिनी को देखते ही उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अदिति, अब हाथ पर हाथ रखकर ऑफिस आने के दिन गए। आज तुम्हारी इस ऑफिस से हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है। आज रेहान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, इस ऑफिस में मैं रहूंगी या नहीं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। समझ नहीं आता तुम एक इन्वेस्टर होकर क्यों बार बार मैनेजमेंट के कामों में दखल देने आ जाती हो। यामिनी, अगर देखा जाए तो तुम्हारा इस ऑफिस में कोई काम नहीं है। काम है अदिति, क्योंकि आज इन्वेस्टर मीटिंग है और सारे इन्वेस्टर्स आज तुम्हें इस कंपनी से बेइज्जत करके निकालने वाले हैं। रेहान, देख क्या रहे हो? चलो, मीटिंग हॉल में सभी इन्वेस्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए यामिनी मुस्कुराते हुए मीटिंग हॉल की तरफ चली गई, मानो आज वो अदिति को चारों खाने चित करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई हुई थी। यामिनी को पूरा यकीन था कि सभी इन्वेस्टर उसकी बात मानेंगे। वो किसी भी कीमत पर अदिति को इस ऑफिस में बनाए नहीं रखना चाहती थी। सभी इन्वेस्टर आ चुके थे और तभी अदिति सामने आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। अदिति, तुम शायद भूल रही हो कि अब तुम इस ऑफिस का हिस्सा नहीं हो। तुमने ऑफिस छोड़ दिया था, इसलिए अब तुम यहाँ वापस नहीं आ सकती। वैसे भी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यामिनी ने एक इन्वेस्टर की तरफ इशारा किया और वो अचानक बोल पड़ा। मैं यामिनी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अदिति जी, आपके पिछले डिसीजंस थोड़े रैश रहे हैं और इस बार आपके आने से हमारा ये प्रोजेक्ट भी बंद हो। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। मैंने पिछले कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किए हैं। आप लोग चाहे तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकती हो। ठीक है, तो सुनो। मेरी एक फ्रेंड है जिसका हस्बैंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करता है। पोर्ट बनाने का सारा मटेरियल वो हमें बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर सकता है। इससे हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट बचेगी। दूसरी बात, वो मुझे अच्छा खासा क्रेडिट दे सकते हैं, जिससे अभी जिस फंड्स की प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं उससे निपटने में हमें आसानी हो सकती है। और साथ ही साथ मैंने कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया है जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये सुनते ही बाकी इन्वेस्टर्स के बीच एक चहल पहल शुरू हो गई। सबको लगने लगा कि अदिति के आने से उनके प्रोजेक्ट में फायदा होगा और वो सब उसको प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए मान गए थे। फैबुलस, मुझे लगता है कि अदिति जी को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। शायद वो आगे भी हमारी कॉस्ट सेव कर पाए। ये सुनकर यामिनी आग बबूला हो गई। उसका मन तो कर रहा था
कि वो अभी तुरंत अदिति को बाहर निकाल दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया और एक रुकी सी आवाज में अदिति से बोली। वेलकम बैक। ऑफिस के सारे लोग हैरान हो गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अदिति यामिनी को आउटस्मार्ट कर देगी। इन सब में जो सबसे ज्यादा हैरान थी वो थी संजना। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि अदिति वापस ऑफिस में आए, पर इस वक्त उसे लग रहा था कि अगर यामिनी ऑफिस में रही तो वो उसे कभी रेहान के करीब नहीं आने देगी। संजना अदिति के पास गई। उसको देखकर ही अदिति का मूड खराब हो गया था। वो संजना से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। वो उसे देखकर बाहर जाने लगी कि तभी संजना ने पीछे से आवाज दी। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अदिति के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस वक्त हमारा दुश्मन एक है। यामिनी से लड़ने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ सकती। मैं यामिनी को अकेले ही संभाल सकती हूँ। तुम मजाक बहुत अच्छा करती हो। इस वक्त यामिनी ने पूरे ऑफिस में काबू कर रखा है। तुम जितना कुछ भी कर लो, उसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मेरे पास यामिनी का एक वीडियो है। एक बार हम उसे वो वीडियो दिखा दें तो उसके बाद जो हम बोलेंगे वो वही करेगी। फिर से तुमने ऐसी हरकतें शुरू कर दी? क्या तुम कभी सुधर नहीं सकती? हर बार ये टेढ़ा रास्ता निकालना जरूरी है क्या? रास्ता चाहे कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन मेरी मंजिल बिल्कुल सीधी है। इस वक्त यामिनी का इस ऑफिस से जाना बहुत जरूरी है और उसे निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कभी नहीं सुधरने वाली। मैंने कितनी बार। इससे पहले कि अदिति अपनी बात पूरी कर सके, रेहान आ गया। उसे देखकर एक पल के लिए दोनों सहम सी गई। मैंने अभी भी सुना है कि तुम लोग यामिनी के खिलाफ कुछ करने की बात कर रहे थे। इससे पहले कि अदिति उसका जवाब दे, संजना ने रेहान को सब बता दिया। एक पल के लिए वो भी थोड़ा शांत हो गया और फिर सोचने लगा। मैं जानता हूँ कि जो संजना बोल रही है वो गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है। यामिनी को हटाने के लिए जो बन सकता है हमें वो करना चाहिए। अदिति बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो रेहान से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने बस अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। रेहान तो ऑफिस में किसी काम की वजह से रुक गया था, लेकिन अदिति वापस घर चली गई। जैसे ही वो घर के अंदर जा रही थी, उसने रितेश को बाहर आते हुए देखा। अदिति भी उसे देखकर हैरान हो गई। तुम यहाँ कैसे? मुझे सुनैना की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उससे मिलने आ गया। उसने तुमसे बात की? कम से कम उसने मेरी बात सुनी। उसके दादाजी भी घर पर थे, शायद इसलिए उसने मुझसे झगड़ा नहीं किया। ओह, दादाजी आ गए। शायद सुनैना को समझाने में वो हमारी मदद कर सकें। देखो, तुम जानती हो कि मैं अब सुनैना को पसंद करने लगा हूँ। मुझे पता है कि मैंने पहले बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो सब सिर्फ गुस्से में निकले हुए शब्द थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ हो। जब से मैं उससे मिला हूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। इसलिए प्लीज तुम उससे कह दो कि वो हमारे रिश्ते पर शक ना करे। वाह रितेश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी से इतना प्यार करने लगोगे। अब तो मैं जरूर दादाजी से बात करूंगी। खैर, रात हो गई है, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। खिड़की पर खड़ी सुनैना ये सारी बातें सुन रही थी। ये सुनते ही अचानक उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। इसका मतलब रितेश सचमुच मुझसे प्यार करता है। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। मैंने भी उसे क्या कुछ नहीं कह दिया। इस गुस्से में ना जाने मैं क्या कर बैठी हूँ। मुझे रितेश से बात करनी चाहिए। इसके बाद रितेश अपने घर चला गया और अदिति घर के अंदर आ गई। उसने देखा कि दादाजी सोफे पर बैठे हैं। वो सीधा उनके पास गई। दादाजी, आप रितेश से मिले? हाँ मिला, बड़ा ही प्यारा लड़का है। सुनैना के दोस्तों में पहली बार मुझे ऐसा कोई मिला जो इतना समझदार हो, वरना तो उसके सारे दोस्त
एक से बढ़कर एक बेवकूफ हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपको रितेश पसंद आया। मुझे उसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। दादाजी भी थोड़े हैरान हो गए थे कि आखिर अदिति किस बारे में उनसे बात करेगी। अदिति दादाजी के पास बैठ गई थी। वो चाहती थी कि सुनैना और रितेश के रिश्ते को लेकर किसी के भी मन में कोई गलतफहमी ना हो। दादाजी, बात ये है कि सुनैना और रितेश दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए सुनैना रितेश से थोड़ी परेशान थी। मुझे लग ही रहा था कि दाल में कुछ काला है। जिस तरह से वो सुनैना से बात कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि दोस्त से कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है दोनों का। वैसे ये लड़का करता क्या है? ये भी बिजनेस में है। अभी फिलहाल होटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। और तुम इसे कैसे जानती हो? ये सुनकर एक पल के लिए अदिति थोड़ा घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई दादाजी के सामने आए। हम पुराने दोस्त हैं, अच्छा लड़का है। मैं भी पिछले कई दिनों से सुनैना के लिए लड़के की तलाश ही कर रहा था, लेकिन यहाँ तो तुमने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ठीक है, इसके बारे में मैं सोचता हूँ। कुछ घंटे के बाद रेहान घर पर पहुँचा। उसे देखते ही दादाजी ने बात छेड़ दी। आजकल तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में जा रहा है। बहू बता रही थी कि घर पर भी कम आते हो। क्या करूं दादाजी, एक नया प्रोजेक्ट है, उसी में सारी मेहनत लगी। इस प्रोजेक्ट में किसी गड़बड़ी की रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए सारी चीजें मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुझे बाकी घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए बेटा। चलो, अदिति ने तो तेरे साथ ऑफिस दोबारा शुरू कर दिया है, लेकिन सुनैना का क्या? वो बेचारी कब तक अकेले रहेगी? अदिति समझ गई कि दादाजी का इशारा किस ओर है। वो जानबूझकर ये बात इसी वक्त कर रहे थे। हाँ तो ठीक है, मैं सुनैना को भी अपने साथ ऑफिस ले जाया करूंगा, उसका भी मन लगा रहेगा। अदिति और दादाजी दोनों रेहान की तरफ घूरने लगे। रेहान भी हैरान हो गया कि उसने ऐसा क्या बोल दिया। रेहान, तू भले कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, लेकिन अभी भी मेरे इशारे समझ नहीं पाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि सुनैना को एक पार्टनर की जरूरत है। ये सुनते ही सुनैना का चेहरा शर्म के मारे थोड़ा लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सारी बातें उसके सामने हो रही थी। दादाजी, हमें सुनैना के दिल की बात भी जान लेनी चाहिए ना। ये सुनते ही सबकी नजरें सुनैना पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो तुरंत उठकर अपने कमरे के अंदर चली गई। बहू, तुम उससे अकेले में बात करो, शायद सबके सामने वो शर्मा रही है। अदिति सुनैना के कमरे में गई। रेहान को अभी समझ नहीं आया था कि किसकी बात चल रही है। दादाजी, वैसे आप किसकी बात कर रहे थे? आपने सुनैना के लिए कोई लड़का देखा है? मैंने नहीं, बल्कि तेरी बहन ने ही लड़के को पसंद कर लिया है। कुछ घंटे पहले वो यहाँ पर आया भी था। क्या नाम था उसका? हाँ, रितेश। ये नाम सुनकर एक पल के लिए रेहान थोड़ा चौंक गया, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का एहसास था ही। जिस हिसाब से सुनैना रितेश से बात करती थी, उसे अंदाजा हो गया था कि वो उसे बहुत पसंद करती थी। इसलिए इस वक्त रेहान ने कुछ नहीं कहा। उधर अदिति सुनैना के कमरे में गई। उसने देखा कि वो बेड पर बैठी है। वो सुनैना के पास जाकर बैठ गई। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम काफी कंफ्यूज हो, लेकिन तुम बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी तुम्हारा फैसला हो। भाभी, आई एम सॉरी। मैंने पहले आपसे कितनी बदतमीजी से बात की थी। मुझे अब एहसास हो रहा है कि आप हमेशा मेरी भलाई की ही बात कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं रितेश के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊं या नहीं। ना जाने जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे बीच में आ जाती है। तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम रितेश के साथ आगे बढ़ो,
तो कोई भी तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। अदिति का सहारा पाकर सुनैना को बहुत अच्छा लगा। उसका दिल तो कह रहा था कि उसे अपनी भाभी की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका दिमाग बार बार अदिति और रितेश के साथ बिताए हुए पलों की याद दिला रहा था। उसे अभी भी उनके रिश्ते को लेकर थोड़ा शक था। अगले दिन सुबह सुबह संजना बड़ी जल्दी ही ऑफिस पहुंच गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। आज उसने यामिनी को उसका वीडियो दिखाकर उसको लाइन पर लाने का फैसला किया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब यामिनी नहीं आई तो वो यामिनी की सेक्रेटरी के पास गई। तुम्हारी बॉस आज आई नहीं? एक्चुअली मैम इस वक्त रेहान सर के साथ कहीं बाहर गई हैं। ये सुनते ही संजना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मेरे रिहान के साथ आज तुझे जितना घूमना है घूम ले। जैसे ही तू ऑफिस आएगी मैं तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगी। उधर यामिनी और रेहान जिस बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के कैबिन में वो लोग इंतजार कर रहे थे। रेहान, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमारे काम की कुछ बात होगी। तुम्हें अपनी बीवी के कॉन्टेक्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यामिनी, थोड़ा पेशेंस रखो, एक बार उनसे बात कर लो, फिर आगे क्या करना है हम देख लेंगे। कंपनी के मालिक मिस्टर खन्ना कैबिन में आए और उन लोगों के बीच बातचीत शुरू हो गई। जैसे ही उनकी नजर यामिनी पर पड़ी, वे उसे ही घूरने लगे थे। प्रेजेंटेशन से ज्यादा उनका ध्यान उसी पर था। रेहान ये सब देख रहा था और उसे ये पसंद नहीं आया। मिस्टर खन्ना, आई होप आपने हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल सुनी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा रेवेन्यू मॉडल आपकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मैं इस प्रोजेक्ट में इन हूँ। इसी बात पर थोड़ी सेलिब्रेशन हो जाए। ये सुनकर यामिनी और रेहान दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिस्टर खन्ना ने वाइन की बोतल खोली। यामिनी ने एक्साइटमेंट में आकर एक के बाद एक कई ड्रिंक ले ली और बहकने लगी। यामिनी, प्लीज खुद पर कंट्रोल करो, हमारी और भी मीटिंग्स हैं। एक काम करो, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए, मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा। आप जाकर अपनी मीटिंग्स अटेंड करें। रेहान समझ गया था कि मिस्टर खन्ना का इरादा क्या है। मिडवे में ही यामिनी का घर पड़ता है, मैं उसे छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद रेहान यामिनी को लेकर बाहर निकला। यामिनी ने एक और वाइन का गिलास उठाया। रेहान ने उसे मना किया और दोनों में छीना झपटी होने लगी और ड्रिंक रेहान के कपड़ों पर गिर गई। ओह, आई एम सो सॉरी, तुम्हारी शर्ट खराब हो गई है। तुम मेरे घर चलो, मैं इसे साफ कर देती हूँ। रेहान ने मना किया, लेकिन यामिनी बहुत इंसिस्ट करती रही। वो देख रहा था कि मिस्टर खन्ना भी पीछे से उनकी तरफ घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या फैसला करे। यामिनी पीकर पूरी टल्ली हो गई थी। उसे किसी बात का कुछ होश नहीं था। रेहान बड़ी मुश्किल से उसे संभालते हुए उसके घर लाया। रेहान ने यामिनी के पर्स से चाबी निकाली, घर का दरवाजा खोला और उसे लेकर अंदर आ गया। उसने यामिनी को सोफे पर लिटाया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वैसे ही यामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज रेहान, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। रेहान देख सकता था कि इस वक्त यामिनी सच में बहुत वल्नरेबल है।